तो अब नेक्स्ट जो यूज है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, दो यूज तो हम लोग पढ़ चुके हैं इसके, टू कंपेयर रिलेटिव एक्टिविटीज ऑफ मेटल्स और टू कंपेयर रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर्स। थर्ड यूज हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। अगर हमारे पास कोई गैल्वेनिक सेल हमारे पास है, हमें ये पता है कि सेल के रिप्रेजेंटेशन को देखकर हम समझ जाएंगे इसमें कैथोड कौन है, एनोड कौन है, क्योंकि हमने सेल के रिप्रेजेंटेशन में आपको समझाया था कि किसी भी गैल्वेनिक सेल के रिप्रेजेंटेशन में जो लेफ्ट साइड लिखा होता है वो एनोड है, जो राइट साइड लिखा है वो कैथोड है। तो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम अगर उसका रिप्रेजेंटेशन हमारे पास है तो हम समझ जाएंगे इसमें कैथोड और एनोड कौन है। और कैथोड और एनोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से नोट कर लेंगे, और नोट करके उस सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ आराम से फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने आपको डेनियल सेल का एक एग्जांपल समझाया, डेनियल सेल में एनोड कौन होता है? जिंक। कौन होता है? जिंक सर। कैथोड किसका होता है? कॉपर। कॉपर का। अगर कोई डेनियल सेल आपको दे दे तो उसका स्टैंडर्ड ईएमएफ आप नहीं बता सकते, आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से ढूंढ लाओ, सर्च करके ले आओ, क्या जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कॉपर का, इन दोनों का सर्च कर लो। या यहाँ पर जैसे मैंने आपको वैल्यू दे दी है, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है और कॉपर का +0.34 वोल्ट है। अगर ये डेटा मैं आपको दे दूं, जो कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी मिल जाएगा, और आपसे कहूं कि मैं स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालो डेनियल सेल का, तो क्या होगा स्टैंडर्ड ईएमएफ? डेनियल सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ आपसे पूछता हूं तो डेनियल सेल में इन दोनों में से कौन कैथोड है? कॉपर। तो 0.34 माइनस -0.7 और -0.76 वोल्ट। यस क्लियर? तो ये हो जाएगा प्लस। समझ में आई बात? यस सर। ये हो जाएगा 0.34 प्लस 0.76, ये हो जाएगा 1.10 वोल्ट। यस सर। ये स्टैंडर्ड ईएमएफ डेनियल सेल का आपको मिल गया। ठीक है? यस तो बहुत इजी है। किसी सेल को अगर हम, किसी सेल का कैथोड और एनोड हमें पता है तो हम उस सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ तो बता ही सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें बहुत आराम से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिल जाएगा। ऐसे कोई और सेल है, उसके इलेक्ट्रोड और कैथोड, उसके एनोड अलग अलग हैं, मान लीजिए कॉपर है, सिल्वर है, या कोई और इलेक्ट्रोड, तो जो भी उसके इलेक्ट्रोड्स हैं, आप उनके इलेक्ट्रोड, उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज को नोट कर सकते हैं एक बार जब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिल गई तो। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखकर स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नोट कर लेंगे तो आप स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल का बहुत आराम से बता सकते हैं। ठीक है ना? तो ये एक एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिए, टू प्रेडिक्ट वेदर अ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस और नॉट। मतलब बेसिकली हमें ये प्रेडिक्शन करना कि कोई मेटल अगर एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा कि नहीं करेगा। आपने पढ़ा हुआ है मेटल्स की एक प्रॉपर्टी कि वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, लोअर क्लासेस में भी पढ़ते हैं हम लोग। क्या सारे मेटल ऐसा करेंगे? क्या किसी भी मेटल को हम एसिड से रिएक्ट करा दें तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा? या कुछ कंडीशन है इसमें? कौन सा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, कौन सा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेगा? इसका क्या क्राइटेरिया? लॉजिकली समझेंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर कोई मेटल एसिड से रिएक्ट कर रहा है लाइक M, अगर ये एसिड से रिएक्ट कर रहा है लाइक HCl और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है, एक अपना क्लोराइड बना रहा है ये MCl एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है, तो इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व क्यों हुआ या किस प्रोसेस के थ्रू हुआ? देखिए, किसी भी एसिड के अंदर हाइड्रोजन किस स्टेट में होता है? कोई भी एसिड हो उसके अंदर हाइड्रोजन +1 की स्टेट में होता है, चाहे वो HCl हो, चाहे H2SO4, चाहे HNO3, चाहे जो भी। और अगर ये हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में इवॉल्व हुआ, इसका मतलब यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। अगर HCl से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमने +1 से 0 किया है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। इसका मतलब हमने हाइड्रोजन को क्या किया एसिड में से, रिड्यूस किया। अगर कोई मेटल हाइड्रोजन को रिड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब कि ये मेटल हाइड्रोजन से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसका रिड्यूसिंग पावर हाइड्रोजन से बेटर होगी, तभी तो ये हाइड्रोजन को रिड्यूस कर रहा है। यस सर। और हाइड्रोजन से अच्छा अगर इसका रिड्यूसिंग पावर है तो इनवर्स रिलेशन के अकॉर्डिंग इसका एसआरईपी हाइड्रोजन से कम होना चाहिए। यस सर। हाइड्रोजन का एसआरईपी कितना होता है? 0। तो 0 से कम मतलब नेगेटिव। तो इसका मतलब वो क्राइटेरिया क्या है कि कोई भी मेटल हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा एसिड से रिएक्ट करके या नहीं, इसका क्राइटेरिया है कि उस मेटल का एसआरईपी नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव एसआरईपी वाले मेटल्स हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते हैं एसिड से रिएक्ट करके। कॉपर का एसआरईपी +0.34 वोल्ट है आपके सामने जो दिया हुआ है। कॉपर को अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड से या HCl से या HNO3 से रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व। तो ये जो जनरल हम लोग पढ़ लेते हैं मेटल्स की प्रॉपर्टीज में, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव हाइड्रोजन गैस, ये सभी मेटल्स के लिए नहीं है। अब हम इजीली बता सकते हैं अगर हमारे पास एसआरईपी वैल्यूज हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, तो हम बता सकते हैं कि कौन सा इसमें से कौन कौन से मेटल हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे और कौन सा मेटल हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेगा एसिड से। नंबर 2, अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारे 3-4 मेटल्स हैं और सबके एसआरईपी वैल्यूज निगेटिव हैं, तो एक बात तो आपको और समझ में आ रही होगी कि जिस मेटल का एसआरईपी जितना नेगेटिव होगा, जितना कम होगा हाइड्रोजन से, इसका मतलब वो मेटल उतना ही जल्दी, उतना ही इजीली, उतनी ही फास्ट हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है। क्लियर हो गया? यस सर। क्योंकि जरा बहुत लॉजिकली फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए किसी भी एसिड के अंदर हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। इवॉल्व होने का मतलब है कि वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया क्योंकि एलिमेंट्री स्टेट में आ गया। तो हाइड्रोजन को हम इवॉल्व तभी कर सकते हैं किसी एसिड में से जब हम उसको +1 से 0 में कन्वर्ट कर सकते हो, और +1 से 0 मतलब जब हम उसको रिड्यूस कर सकते हो। और हम उसको रिड्यूस तभी कर सकते हैं हाइड्रोजन को जब हम खुद हाइड्रोजन से अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हो, और हम हाइड्रोजन से अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट तभी होंगे जब हमारा एसआरईपी हाइड्रोजन से कम हो। हाइड्रोजन का एसआरईपी 0 है मतलब हमारा एसआरईपी नेगेटिव है। तो वो सारे मेटल्स जिनका एसआरईपी नेगेटिव है, दे कैन इजीली रिप्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एन एसिड। क्लियर हो गया? नहीं समझ में आया? बोलो। आ गया सर। यहां पर मैंने आपको A, B, C और D वही डेटा दे रखा है। आप मुझे बताओ कि इसमें से कौन कौन से मेटल्स हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे और कौन कौन सा मेटल्स हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेंगे एसिड के साथ रिएक्शन कराने में। सर C नहीं करेगा, बाकी सब करेंगे। सर बी भी नहीं करेगा। बी भी नहीं करेगा क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन सर पोटेंशियल सी और बी हाँ। दोनों नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। पहली बात तो ये समझिए कि बी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसको पहले जब एसआरईपी में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू +0.80 वोल्ट हो जाएगी। यस सर। बी और सी इन दोनों का पॉजिटिव रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो ये एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं कर सकते। ए और डी करेंगे, ठीक है ना? यस सर। यस सर। बोलो। तो Yes, अगर sir. हम बोले कि इफ ए, बी, सी एंड डी आर मेटल्स, ठीक है, अगर ये ए और बी सब मेटल्स है मान लीजिए और ये इनका डेटा है, तो ये क्लियर है। देन कौन कौन से मेटल्स रिप्लेस करेंगे? डी और ए। बी एंड सी ये नहीं कर पाएंगे ना, यस सर। क्लियर ना? कांट रिप्लेस और इवॉल्व, रिप्लेस और इवॉल्व
हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एन एसिड। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया हमें समझ में आ गया, लॉजिकली समझ में आ गया, केवल रटना नहीं है कि नेगेटिव वाले, क्यों नेगेटिव वाले कर पाएंगे, इसका लॉजिक समझ में आ गया। नेक्स्ट, Yes, sir. टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, नेक्स्ट एप्लीकेशन, ये प्रेडिक्ट करना कि अगर हम कोई रेडॉक्स रिएक्शन आपको दें वेरीफाई करने के लिए कि भाई हमने एक पेपर पे एक रिएक्शन लिख दिया, तो आप बताओ कि क्या ये रिएक्शन एक्चुअल में पॉसिबल है या नहीं, या केवल पेपर पे ही इसका एग्जिस्टेंस। कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या फिजिबल है भी कि नहीं, ये चेक करना। किसी रेडॉक्स रिएक्शन को हमने लिख दिया, लिखने को हम कोई रिएक्शन लिख सकते, उस रिएक्शन की फिजिबिलिटी पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ये चेक करना। जैसे मैंने यहाँ पर 2 रिएक्शन लिख दिए, रिएक्शन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों एक जैसे रिएक्शन देखने में लग रहे हैं। कॉपर प्लस Zn2 प्लस गिव्स कॉपर 2 प्लस Zn एंड Zn प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस कॉपर। हम आपसे पूछते हैं कि इसमें से कौन सी रिएक्शन फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है। तो फिजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, देखिए फिजिबिलिटी ऐसे चेक करेंगे, इसका एक बहुत इजी वे मैं बताता हूँ। जो भी आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन गिवन है, उस रेडॉक्स रिएक्शन को ये मान लो कि ये एक सेल के अंदर होने वाली रिएक्शन है। ये मान लेते हैं कि ये रिएक्शन सेल के अंदर हो रही है, किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, और ये मानते हुए आप उस रिएक्शन से ये डिसाइड करो कि इसमें कैथोड कौन है और एनोड कौन है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड मान लो, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एनोड उसे एज्यूम कर लो, और रिएक्शन में जिसका रिडक्शन हो रहा है उसे आप कैथोड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एज्यूम कर लो, और ये मानते हुए ईएमएफ ऑफ सेल फाइंड करो। अगर वो ईएमएफ ऑफ सेल या स्टैंडर्ड ईएमएफ पॉजिटिव आता है, प्लस में आता है, तो ये गिवन रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है, और अगर ये ईएमएफ नेगेटिव आता है तो गिवन रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर से मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए इस रिएक्शन को हमें चेक करना, अगर हम पहली रिएक्शन को देखें तो इस पहली रिएक्शन में आपको रिएक्शन देखकर क्या पता चल रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। देखिए पहले रिएक्शन को देखिए, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, पहले 0, और अभी क्या है, +2। यहां क्या है, +2 से 0। आप समझ गए? Yes, इंक्रीज किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, copper. कॉपर। यानी इस रिएक्शन को अगर हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिएक्शन से कंपेयर करें तो यहाँ पर कॉपर एक एनोड है, क्योंकि Yes. उसके ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिंक क्या है, Cathode. यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए जिंक एक कैथोड की तरह काम करेगा। Yes, अगर हम इसको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मान लें तो ई नॉट ऑफ सेल क्या बनेगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है फॉर्मूला। yes, sir. तो ई कैथोड कौन है यहाँ, जिंक, यानी इसका ईएमएफ बनेगा ई नॉट ऑफ जिंक माइनस ई नॉट ऑफ कॉपर। ठीक है, जिंक का ई नॉट -0.76, कॉपर का +0.34, तो ई नॉट जिंक माइनस ई नॉट कॉपर कितना आएगा, -1.1। ठीक है। तो क्या ये फिजिबल रिएक्शन है, नो सर। समझ में आई बात? ये कैसी रिएक्शन है, नॉन Visible. स्पॉन्टेनियस। समझ में आया Yes. अलीना? क्यों नॉन स्पॉन्टेनियस, Yes, sir. क्यों नॉन स्पॉन्टेनियस? Yes, sir. नॉन स्पॉन्टेनियस कैसे क्लियर हुआ, सर क्योंकि EMF नेगेटिव आ रहा है। हाँ, तो ईएमएफ निकाल के देखेंगे आप, ठीक है, स्टैंडर्ड ईएमएफ। दूसरी रिएक्शन को देखिए, इस रिएक्शन को देखकर क्या लग रहा है, कौन कैथोड है कौन एनोड है, ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है, Zinc anode है।
सर जिंक एनोड है, है, कॉपर कॉपर कैथोड है। तो ई नॉट ऑफ सेल निकालेंगे तो ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट जिंक निकालेंगे, कितना आएगा ईएमएफ यहाँ पे? +1.1। ठीक है, मतलब क्या हुआ? फीजिबल है, स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस है। ठीक है ना, यहाँ पर -1.10 वोल्ट आ रहा था, सॉल्व करके देखिएगा, इसलिए नॉन स्पॉन्टेनियस। यहाँ पर अगर आप ई ऑफ सेल निकाल कर देखेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड से, तो वो कितना आएगा? वो +1.10 वोल्ट आएगा। तो इसका मतलब ये स्पॉन्टेनियस। तो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को ये अगर चेक करना है स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो उसे एक सेल मान लो, सेल मान के कैथोड एनोड देखो। ये बहुत इजी वे है, सबसे आसान तरीका है। और वैसे तो अगर हम देखना चाहें, यहाँ कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यस सर। यानी कॉपर एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। यस सर। अगर हम दोनों Yes, के SREP देखें तो जिंक का SREP -0.76 है, कॉपर का +0.34 है। किसका SREP कम है? जिंक का। तो जिसका SREP कम है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हमने कहा है कि रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली रिलेटेड है SREP के। SREP के बेसिस पे कॉपर और जिंक में से कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा? जिंक। तो जिंक कॉपर को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है ना? यस सर। कॉपर जिंक को रिड्यूस नहीं कर सकता। यहाँ पर कॉपर कर रहा है जिंक को रिड्यूस, तो आप ऐसे भी थ्योरेटिकली भी कह सकते हो ये पॉसिबल नहीं है। कॉपर की इतनी पावर नहीं है कि वो जिंक को रिड्यूस कर ले, ठीक है। और यह सीधी सी बात है, ईएमएफ ऑफ सेल निकाल के दिखा दो। नेक्स्ट, टू प्रेडिक्ट नेक्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, ये प्रेडिक्ट करना कि कौन सा मेटल किसको रिप्लेस कर सकता है। क्या कोई मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस कर सकता है, या कोई नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को रिप्लेस कर सकता है? इसकी क्या क्राइटेरिया, क्या है इसका? किसी मेटल और नॉन मेटल के रिप्लेसमेंट के पीछे कौन सा मेटल किसको रिप्लेस कर सकता है, हमें कैसे ये सब मालूम चलेगा? कौन किसको रिप्लेस नहीं कर सकता, कौन सा नॉन मेटल किसको रिप्लेस कर सकता है, ये सब। तो देखिए, बहुत एक आसान सा तरीका है इसमें भी। मैंने यहाँ पर दो रिएक्शन दिए हुए हैं। पहले रिएक्शन को मान लेते हैं, इस रिएक्शन को देखिए। इस रिएक्शन में जिंक रिप्लेस कर रहा है कॉपर को, ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा यही देखना है। यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? कॉपर सल्फेट के अंदर किसी भी मेटल का सॉल्ट है तो उसमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस होता है हमेशा। NaCl में Na का +1। और जब आप किसी मेटल को रिप्लेस करते हो तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है? देखिए, मेटल किसी भी सॉल्ट के अंदर जो मेटल होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होता है, और जब हम उस मेटल को रिप्लेस कर देते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम 0 कर देते हैं। यानी मेटल्स का रिप्लेसमेंट अपने आप में रिडक्शन ऑफ मेटल है। बात समझ में आ रही है? किसी मेटल को रिप्लेस करने का मतलब है कि उस मेटल को रिड्यूस करना, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में लाना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल इज अ रिडक्शन प्रोसेस। और किसी मेटल को डिस्प्लेस या रिड्यूस कौन करेगा? दूसरा मेटल तब करेगा जब वो उससे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट हो, ठीक है। यानी कॉपर को रिप्लेस या रिड्यूस हम तभी कर सकते हैं जब हम कॉपर से अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हो। इसका मतलब हमारा SREP कॉपर से कम होगा, कम होना चाहिए। तो ध्यान समझिएगा, कोई भी मेटल जिसका SREP लो है वो हायर SREP वाले मेटल्स को रिप्लेस कर ले जाएगा। लॉजिकली बात समझ में आ रही है? जिसका लोअर SREP है, जिसका कम SREP है, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा,
और जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो दूसरे मेटल को आसानी से रिड्यूस कर ले जाएगा। रिड्यूस करने का मतलब ही है कि उसको पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कर देगा या रिप्लेस कर देगा। ठीक, तो रिएक्शन नंबर 1 को देख के बताइए पॉसिबल है या नहीं है। जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है कि नहीं कर सकता। जिंक का है -0.7 यस सर। और कॉपर का है +0.34 वोल्ट। कर सकता है। यस सर। यस सर। दूसरी रिएक्शन को देखिए, लिखने को तो हमने पेपर पे लिख दिया, कॉपर जिंक को रिड्यूस कर ले रहा है, कॉपर सल्फेट बना ले रहा है। पॉसिबल है ये। नो सर। जिंक कितनी पावर, कॉपर कितनी पावर नहीं है कि जिंक को रिप्लेस कर पाए, तो ये रिएक्शन नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा अब एक बात समझिएगा, इस क्वेश्चन को पूछने के बहुत सारे तरीके हैं। हमने ये पढ़ लिया कि जिंक इजीली कॉपर को रिप्लेस कर लेता है। हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया, हमने कोई फैक्ट्री बनाई, कोई कंपनी बनाई, कोई फैक्ट्री बनाई, प्रोडक्शन कर रहे हैं कॉपर सल्फेट का, और उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने जिंक का कंटेनर यूज कर लिया। इज इट सेफ? Is it safe to use container of zinc for transportation of copper sulfate? नो सर। Why? सर वो मतलब रिएक्ट कर जाएगा ना और डिस्प्लेस कर देगा, जब कॉपर को आप हटा वहां देगा। तक पहुंचोगे ना जहां आपको ट्रांसपोर्ट करके ले जाना है, सॉल्यूशन विल बिकम जिंक सल्फेट, और वो कंटेनर किसका हो जाएगा? कॉपर का। समझ गए? हमने कॉपर सल्फेट टेस्ट ट्यूब में डाला, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल टेस्ट ट्यूब में डाले, कोई रिएक्शन करानी थी हमें, और स्टीयरिंग के लिए जिंक की रॉड यूज कर ली। सही है? नो सर। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को उठाने के लिए हमने जिंक का स्पून यूज कर लिया। सही है? No, sir. ठीक है ना, क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। बेसिकली उनका कहने का मतलब है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो जिंक से दूर रखो उसे। जिंक के कांटेक्ट में आया किसी भी फॉर्म में, कंटेनर यूज कर लिया, स्पून यूज कर लिया, स्टिरर यूज कर लिया, कुछ भी किया, तो वो जिंक क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा कॉपर को। इसका अपोजिट, जिंक सल्फेट का प्रोडक्शन आप करते हैं कॉपर के कंटेनर में, आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेज सकते हैं। Yes, sir. यस सर। सेफ है, मजे से भेजो। कॉपर की हिम्मत नहीं कि रास्ते में उस जिंक को रिप्लेस कर ले। ठीक है, तो कौन मेटल किसको रिप्लेस करेगा, क्लियर हो गया? जो रिप्लेस करेगा उसका SR/EP कम होना चाहिए। किससे? जिसका रिप्लेसमेंट करना है उसे। अब जरा नॉन मेटल की कहानी समझते हैं, ये मेटल की कहानी है। नॉन मेटल समझिएगा जरा, नॉन मेटल का रिप्लेसमेंट थोड़ा सा अलग है। मान लीजिए हम सोडियम क्लोराइड में से Cl को रिप्लेस करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। नॉन मेटल सॉल्ट के अंदर नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होता है। इसको अगर हम यहां से रिप्लेस करना चाहते हैं, इसका मतलब हम इसको जीरो स्टेट में ले आएंगे, तभी तो रिप्लेस होगा वो। नॉन मेटल का रिप्लेसमेंट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में लाकर होगा। मतलब क्या करना पड़ेगा आपको इस नॉन मेटल को? ऑक्सीडाइज कर रहे हैं आप उसे। तो नॉन मेटल के केस में रिप्लेसमेंट, किसी नॉन मेटल को दूसरा नॉन मेटल तब रिप्लेस कर पाएगा जब वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर हो उसके पास। देखिए मेटल कौन किसको रिप्लेस करेगा, इसके लिए रिड्यूसिंग पावर देखिए। नॉन मेटल के रिप्लेसमेंट के लिए ये देखिए कि जो नॉन मेटल रिप्लेस कर रहा है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, मतलब उसका SR/EP ज्यादा होना चाहिए। नॉन मेटल जिसका हायर SR/EP है वो नॉन मेटल लोअर SR/EP वाले नॉन मेटल्स को रिप्लेस कर ले जाएगा। समझ गए? तो रिप्लेसमेंट के लिए ये देखिएगा कि आप मेटल का रिप्लेसमेंट देख रहे हैं कि नॉन मेटल का। मेटल के रिप्लेसमेंट के लिए लोअर SR/EP वाले मेटल्स इफेक्टिव है, नॉन मेटल के रिप्लेसमेंट के लिए हायर SR/EP वाले नॉन मेटल्स इफेक्टिव है रिप्लेसमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट है वो ऑक्सीडाइजिंग पावर से रिलेटेड है। ऑक्सीडेशन के थ्रू आप रिप्लेस कर रहे हैं। एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं कुछ इक्वेशंस।
जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इनकी पोजीशंस देखेंगे हैलोजेंस की, तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। इनका SREP देखिएगा। नॉन मेटल के केस में अगर हम जहां तक बात करेंगे, नॉन मेटल के केस में जहां तक हम बात करेंगे, तो यहां पर आप देखिएगा कि इस केस को जरा समझिएगा। अगर हम सोडियम आयोडाइड लेते हैं और X2 कोई दूसरा हैलोजन लेते हैं और वो रिप्लेस कर देता है आयोडीन को, तो SREP के बेसिस पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर X में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को तीनों में से कोई भी हैलोजन रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि इन तीनों हैलोजन का जो SREP है वो आयोडीन से बेटर है। आप SREP वैल्यूज में देखिएगा। अगर हम NaBr प्लस X2 लेते हैं, X हैलोजन है, ब्रोमीन का रिप्लेसमेंट अगर कर लेता है ये हैलोजन, तो इसका मतलब ये हैलोजन फ्लोरीन या क्लोरीन होगा, खाली आयोडीन नहीं हो सकता। यहाँ पर X में भी फ्लोरीन और क्लोरीन, और NaCl में से अगर हम Cl को रिप्लेस कर लेते हैं तो इट मींस कि जो X है या हैलोजन है वो फ्लोरीन होगा, और कोई हैलोजन नहीं हो सकता जो क्लोरीन को रिप्लेस कर ले, क्योंकि इनके SREP का ऑर्डर है ऐसा। ठीक है, इन सबके SREP जरा देखिएगा अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आपको ये कहानी समझ में आ जाएगी कौन सा हैलोजन किस हैलोजन को रिप्लेस कर सकता है। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज प्रेडिक्टिंग थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। किस मेटल का ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, किस मेटल का ऑक्साइड कम स्टेबल है। किसी भी मेटल का ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होगा जब उसका SREP कम हो। जिस मेटल का SREP जितना कम होगा उसका ऑक्साइड उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और जिस मेटल का SREP ज्यादा होगा उसके ऑक्साइड्स बहुत कम स्टेबल होते हैं, थर्मली हीट करेंगे डिकम्पोज हो जाएंगे। हायर SREP वाले मेटल्स में कॉपर, मरकरी, लेड, ये सब आते हैं, इनके ऑक्साइड्स बहुत लेस स्टेबल होते हैं, थोड़ा बहुत हीट करेंगे तुरंत डिकम्पोज हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, लोअर SREP वाले जितने भी मेटल्स हैं, जैसे यहाँ पर बेरियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे। लोअर SREP वाले मेटल्स के ऑक्साइड्स थर्मली स्टेबल होते हैं। हायर SREP के वाले मेटल्स के ऑक्साइड्स लेस स्टेबल होते हैं और इजीली डिकम्पोज है। सिल्वर का ऑक्साइड, ये सब बहुत लेस स्टेबल ऑक्साइड है। ऑक्सीडाइजिंग पावर डिपेंड करता है मेटल के ऑक्साइड्स का जो स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी, वो डिपेंड करता है मेटल के SREP पे। हायर SREP अगर मेटल का जिसका ऑक्साइड है तो वो लेस स्टेबल ऑक्साइड होगा। लोअर SREP है मेटल का तो उसका ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कंप्लीट। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग नर्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो ये सारे क्वेश्चन जो बीच में मैंने आपको लिखा है ये अपने नोट्स में आप कंप्लीट कर लीजिएगा।